Hello everyone, welcome back to Kyra classes. Here is my new video of Cell, the Unit of Life. In today's video, we will study eukaryotes in detail. So video start करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें Kyra classes को. Thank you. So, start करते हैं eukaryotic cells से. The eukaryotes include all the protists, plants, animals and fungi. Eukaryotes में protist आ जाते हैं, plants आते हैं, animals आते हैं और fungi आते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म काफी या फिर साइटोप्लाज्म जो है वो काफी कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करता है. इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो काफी कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है. क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है. यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope. यूकैरियोटिक सेल्स में अगर मैं कह रही हूं कि न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड है, इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड है. दैट मीन्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप. आप दोनों टर्म यूज कर सकते हो, न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो था वो नेकेड था, जेनेटिक मटेरियल जो था वो नेकेड था. क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Eukaryotic cells में और कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसका मतलब ये है लोकोमोटरी जो उन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में जो एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाएं, मूवमेंट में हेल्प कराएं. प्लस साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में. साइटोस्केलेटल मतलब जो कि उनके शेप को मेंटेन करके रख सके, उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, साथ ही साथ लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करे, प्लस सेल डिवीजन में हेल्प करे. तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर सकते हैं, फिलामेंट की बात कर सकते हैं. तो जब सेल डिवाइड करता है तो वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो हेल्प करते हैं सेल को डिवाइड करने में. Their genetic material is organized into chromosomes. जो genetic material होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है. सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं. दे आर नॉट कॉपीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की कॉपी नहीं होते हैं वो, मतलब वेरिएशन शो करते हैं, अलग अलग होते हैं. प्लांट और एनिमल सेल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल्स देखने को मिलती है, प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं और एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में. जबकि एनिमल सेल्स में ना तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ना प्लास्टिड्स होते हैं और ना ही कोई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. तो एनिमल सेल्स में ये सब एब्सेंट होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएशन आ गया कि जो प्लांट सेल है वो बहुत डिफरेंट है एनिमल सेल से. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. दूसरी तरफ देखा जाए तो एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक है या एक कैरेक्टर है या फीचर है आप कह सकते हो, जो कि प्लांट सेल्स में आप नहीं देख सकते हो क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. Now you can see the diagram of plant cell and animal cell. यहाँ पे प्लांट सेल में आप देख सकते हो लगभग जो ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वो एनिमल सेल में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वही है सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, ओके, जो कि एनिमल सेल से उसे अलग बनाती है क्योंकि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. प्लस प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देख सकते हो आप यहाँ पे. तो ये प्लांट सेल के आपका स्ट्रक्चर है. एनिमल सेल में आप देख सकते हो कि सेल वॉल नहीं है, तो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है. ओके, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं, जो कि सेल को डिवाइड करने में हेल्प कराते हैं. तो और यहाँ पे आपको एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं मिलेगा एनिमल सेल के अंदर, प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट
नहीं देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के। Now, next topic है हमारा cell membrane. The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था 1950s में, जब ये आया था, तब जाके membrane का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा गया था या जाना गया था. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, RBCs, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. फिर सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज के बेसिस पे स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को लिया गया था स्टडी करने के लिए. तो साइंटिस्ट ने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर उस ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन को देख के बनाया था या दिया था. These studies showed that the cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer. अब ये जो स्टडीज थी, ये जो साइंटिस्ट ने स्टडी की थी ये सेल मेम्ब्रेन या आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मैं बोलूं या सेल मेम्ब्रेन बोलूं तो दोनों एक ही बात है. आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो. तो इस स्टडीज जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था उससे ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी हुई है, और ये जो लिपिड्स हैं ये बाय लेयर, इनका जो अरेंजमेंट है वो बाय लेयर है. इसका मतलब 2 लेयर्स का. तो लिपिड की बाय लेयर, 2 लेयर्स की लिपिड्स, मतलब 2 लेयर्स में लिपिड्स जो है वो अरेंज्ड है. इनकी स्टडी से पता चला. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tails towards the inner part. अब मैंने जैसा आपको बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स, मतलब लिपिड्स बाय लेयर अरेंज्ड है. ओके, मतलब 2 लेयर्स है लिपिड्स की. इस तरह से जो लिपिड्स हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज्ड है. तो लिपिड्स में क्या होता है, एक जो एंड होता है, जैसे हम एक हेड की बात करूं मैं, तो वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक हेड. ओके, हाइड्रोफिलिक हेड मतलब जो वाटर लविंग है. तो जो हेड है वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, दैट मीन्स वाटर लविंग है. और जो लिपिड का टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, दैट मीन्स वो वाटर हेटिंग है, उसे पानी पसंद नहीं है. तो लिपिड्स जो है वो मेम्ब्रेन में किस तरह से अरेंज्ड है कि उनका पोलर, जो जैसे हेड कह रही हूं मैं, हेड टेल आप समझो. तो हेड जो है वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो वो पानी के साथ रहना चाहेगा. और जो हाइड्रोफोबिक टेल है, वाटर हेटिंग है, नॉन पोलर है, वो अंदर की तरफ रहना चाहेगी. तो पोलर हेड बाहर की तरफ रहना चाहेगा और जो टेल है वो अंदर की तरफ रहना चाहेगी, अपने आप को पानी से बचा के रखना चाहेगी, जबकि पोलर हेड पानी के साथ रहना चाहेगा. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. अब ये अरेंजमेंट क्यों है, क्यों जो हेड है, जो पोलर हेड है, जो हाइड्रोफिलिक है नेचर में, वो वाटर की तरफ है, और जबकि टेल अपने आप को बचा रही है पानी से और वो अंदर की तरफ है. वो इसलिए क्योंकि जो नॉन पोलर टेल है या जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो बनी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से. मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और कार्बन भी प्रेजेंट है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, इससे बनी हुई है नॉन पोलर टेल सॉरी, और इसलिए ये अपने आप को एक्वस एनवायरनमेंट या वाटर एनवायरनमेंट से बचाती है, इसलिए अंदर की तरफ रहती है. The lipid component of the membrane mainly consists of phosphoglycerides. जो लिपिड कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का, जो मेम्ब्रेन में लिपिड है, वो किसका होता है, ज्यादातर ये फॉस्फोग्लिसराइड्स के होते हैं लिपिड्स. बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई और उसने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है. अभी हमने सिर्फ बात की थी कि लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में. प्लस बाद में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई और फर्दर स्टडी हुई तो ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो चेंज करता रहता है अलग अलग सेल टाइप्स में. तो डिफरेंट सेल में आपको अलग अलग रेशियो मिलेगा प्रोटीन और लिपिड का. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipids. अब स्टडी की गई थी आरबीसीज की, ह्यूमन के आरबीसीज की स्टडी की थी, तो तब साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 52% प्रोटीन कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन में और 40% लिपिड्स है. Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral or peripheral.
मैम्ब्रेन प्रोटीन्स मैंने अभी आपको बताया था, फिर बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि इसमें दो और कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन्स फर्दर क्लासिफाइड है इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन में। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेरिफेरी पे लाई करते हैं या फिर मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उस पे आपको देखने को मिलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स, जबकि इंटीग्रल मतलब एक तरह से एम्बेडेड, एक तरह से अंदर प्रेजेंट हो। तो इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो या तो पार्शली आधा मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होता है, धसा होता है, या फिर पूरा का पूरा मेम्ब्रेन के अंदर बरीड या एम्बेडेड होता है। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. इसके बाद एक अच्छा खासा इम्प्रूव मॉडल आया था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, और वो किसने दिया था? बहुत फेमस है, सिंगर एंड निकोलसन। तो याद रखिएगा कि फ्लूइड मोसैक मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और ये जो मॉडल है फ्लूइड मोसैक मॉडल, यही जो है एक्सेप्ट किया गया था। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप अच्छा खासा डायग्राम देख सकते हो फ्लूइड मोसैक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था पहली बात। ओके, इसमें आप ये देख सकते हो ये 1 और ये 2, ये 2 लेयर्स हैं, तो लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हेड है, ओके, सर्कुलर राउंड पोर्शन जो है ये हेड है। ओके, लिपिड का ये होता है पोलर एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वाटर लविंग। जबकि ये आप देख सकते हो जिगजैग ब्लैक कलर से शो कर रखी है यहाँ पे टेल इज जिगजैग लाइन से, ये होती है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दैट मीन्स वाटर हीटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेड तो बाहर की तरफ है, वाटर के साथ एक्वस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जबकि टेल ने अपने आप को बचा के रखा है बिकॉज इसे वाटर पसंद नहीं है, ये वाटर से हेट करती है, इसलिए इसने अपने आप को अंदर की तरफ कर रखा है, जैसे आप देख सकते हो। तो ये है आपका लिपिड का स्ट्रक्चर, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मैंने आपको बताया था जो पार्शली या फुल्ली बरीड हो या कंप्लीटली बरीड हो मेम्ब्रेन में। तो ये मेम्ब्रेन है, ओके, ये लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, इसमें इंटीग्रल प्रोटीन देख सकते हो आप, अंदर धसी हुई है, एम्बेडेड है। ओके, देन मैंने आपको और बताया था कि इसमें दो कंपोनेंट्स और है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। यहाँ पे आप शुगर मॉलिक्यूल देख सकते हो। ओके, तो एक शुगर मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इसमें, प्लस प्रोटीन भी है इसमें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस में से निकल रही है प्रोटीन, या सरफेस पेरिफेरी पे प्रेजेंट है प्रोटीन, तो इसे हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, और जो अंदर है मेम्ब्रेन के उसे हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ यहाँ पे आप येलो देख सकते हो, येलो पोर्शंस यहाँ पे दिखा रखे हैं, येलो स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल। सो ये था आपका फ्लूइड मोसैक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये quasi-fluid nature, quasi मतलब सेमी, ओके, सेमी फ्लूइड नेचर है लिपिड का। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को लेटरली मूव कराने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल बाइलेयर में जो प्रोटीन्स हैं वो लेटरली मूव कर सके, इसलिए ये क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. अब ये जो ability है मूव करने की membrane के अंदर, ये किससे measure होती है? ये इसकी fluidity से measure होती है। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. अब ये जो nature है membrane का, ये जो fluid nature है या semi fluid nature है membrane का, ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन से इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेल की ग्रोथ कराने में, इंटरसेलुलर जंक्शंस को फॉर्म करने में, बनाने में, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में, इनगल्फिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ओके, एंडोसाइटोसिस में, सेल को डिवाइड कराने में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराती है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कराती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो इट इज एन important function of the plasma membrane. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. membrane, plasma membrane या जो cell membrane है वो selectively permeable होती है, मतलब selection process करती है, कुछ ही molecules को अंदर आने देती है cell के, और कुछ molecules को जो कि cell को degrade कर सकते हैं या injure कर सकते हैं उनको नहीं आने देती है. तो that means it is selectively permeable, selection process करती है ये. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called the passive transport. बहुत सारे ऐसे molecules हैं जो membrane के across move कर जाते हैं और उन्हें कोई भी energy की जरूरत नहीं पड़ती है. मतलब बिना energy के requirement के वो एक जगह से मतलब cell membrane को cross कर जाते हैं, और इस transport को हम कहते हैं passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to the lower. जो neutral solutes हैं, solute जो basically neutral है nature में, वो membrane को cross कर सकते हैं. किस process से? Simple diffusion की मदद से along the concentration gradient. Concentration gradient के along, मतलब higher concentration से lower concentration तक. Water may also move across this membrane from high to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. अब जो पानी है, water molecules, वो भी plasma membrane के को मतलब move कर सकते हैं across this membrane, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक. और ये जो पानी का जो मूवमेंट है डिफ्यूजन के थ्रू जो हो रहा है, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो जब हम पानी की बात करते हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो इस नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिपिड का नेचर है वो नॉन पोलर है. तो उन पोलर मॉलिक्यूल्स को जरूरत पड़ती है कैरियर प्रोटीन की, जो कि एक तरह से इनका साथी बन सके और इन्हें हेल्प कर सके मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में. तो इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. मतलब इसमें रिक्वायरमेंट है एक कैरियर प्रोटीन की, और उस कैरियर प्रोटीन के साथ पोलर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और फिर वो क्या कर सकता है, वो आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है. तो फैसिलिटेट हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट तो होते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट. इसका मतलब along the concentration gradient होता था higher concentration to lower concentration, लेकिन यहाँ पे against बात कर रहे हैं, against their concentration gradient. इसका ये मतलब है उल्टा, from lower to the higher concentration, मतलब low concentration से high concentration में move करते हैं. इस transport को energy की requirement होती है या एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये इस तरह का ट्रांसपोर्ट, जिसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो इसमें एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये. तो ये किस फॉर्म में एनर्जी लेता है, ये एटीपी की मदद लेता है, मतलब एटीपी की मदद लेता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है. फिर एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये. तो इसमें एटीपी यूटिलाइज होती है, यूज होती है, क्योंकि एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसलिए हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप. नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल वॉल. सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि आउटर कवरिंग है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक आउटर कवरिंग होता है फंजाई और प्लांट्स में. तो फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट. तो जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की होती है, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है. तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, ओके, हार्ड स्ट्रक्चर है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है. तो इसका मतलब इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. Cell wall सिर्फ shape या फिर प्रोटेक्शन में ही नहीं इन्वॉल्व है,
या फिर ये मैकेनिकल सपोर्ट में ही इन्वॉल्व नहीं है या इन्फेक्शन से बचाने में ही इन्वॉल्व नहीं है। तो सेल वॉल के ये फंक्शंस भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या फंक्शन है कि ये सेल टू सेल को इंट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है और एक तरह से बैरियर की तरह काम करता है, जिससे अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो पास ना हो पाए। एल्गी के पास भी सेल वॉल होती है, जो कि सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मेनन्स और मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो ये सेल वॉल का कॉम्पोजिशन था, एल्गी के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन था। जबकि प्लांट्स में ये किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की। The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell. जो यंग प्लांट की जो सेल वॉल होती है, तो यंग प्लांट सेल का जो सेल वॉल है, जिसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, वो ग्रोथ की केपेबल होती है, मतलब ग्रो करने के केपेबल होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, जैसे सेल मैच्योर होता जाता है तो वो डिमिनिश, धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसकी जगह आ जाती है सेकेंडरी वॉल, जो कि सेल के अंदर की साइड या मेम्ब्रेन की साइड जो है वो बनती है। मिडिल लैमेला is a layer mainly of calcium pactate. मिडिल लैमेला किसकी लेयर है? कैल्शियम पैक्टेट की लेयर है। या फिर बात करें तो मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, जो कि एक तरह से जो आस पड़ोस के सेल्स हैं उनको एक साथ जोड़ के या ग्लू करने में काम करता है। तो मिडिल लैमेला किसमें हेल्प करता है? जो आसपास के नेबरिंग सेल्स हैं उन्हें एकजुट रखने में, होल्ड करने में इन्वॉल्व है। The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. Cell wall और middle lamella जो है वो move करते हैं across the cell, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये move करते हैं, जो कि क्या कनेक्ट करता है? साइटोप्लाज्म, अलग अलग नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो सेल वॉल और मिडिल लैमेला मूव अक्रॉस बाय प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से सेल वॉल और मिडिल लैमेला मूव करते हैं, जो कि क्या करता है? जो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म है उनको कनेक्ट करके रखता है। तो ये भी फंक्शन है प्लाज्मोडेस्माटा का, कि ये जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करके रखता है। और मिडिल लैमेला का ये फंक्शन है कि ये जो नेबरिंग सेल्स को अलग अलग तरह के जो नेबरिंग सेल्स हैं, पड़ोसी आस पड़ोसी सेल्स हैं, तो उन्हें आपस में जोड़ के या एकजुट करके रखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।